हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम शुरू करने वाले हैं आज फिर से फिजिक्स से 25 क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट थ्योरी, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उनके बारे में भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और हम बढ़ते हैं अपनी इस 2000 स्पेशल क्वेश्चन सीरीज की तरफ एक कदम और। आज आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किस चीज में किया जाता है? देखिए, आपका पहला ऑप्शन है विद्युत जनरेटर बनाने के लिए, दूसरा विद्युत वाट मापी बनाने के लिए, तीसरा विद्युत मोटर बनाने के लिए, या फिर चौथा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। देखिए, आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक आपको याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा कुंडली को घुमाते हैं, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यांत्रिक कार्य हो रहा है ना। तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। ओके, तो इस सिद्धांत का उपयोग आप कहाँ करोगे, जहां पर आप देखिए प्रेरित धारा से कार्य हो रहा है। प्रेरित धारा से कार्य किस में होता है, मतलब आप किस चीज को उपयोग में कर रहे हो, आप विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को आप कन्वर्ट कर रहे हो किस चीज में, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है ना। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा होता है, मोटर। कौन सा होता है, मोटर, मतलब विद्युत मोटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जनरेटर नहीं, वाट मापी नहीं, विद्युत मोटर बनाने में बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय पदार्थों से बचाया जा सकता है। देखिए, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपका कोई उपकरण है, ठीक है, ये रहा आपका उपकरण। ठीक है, अब ये एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रभावित होता है चुंबकीय क्षेत्र से। प्रभावित होता है किस चीज से, चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये उपकरण प्रॉपर वर्क करे, तो इससे इसके लिए जरूरी है कि इसको चुंबकीय क्षेत्र से दूर रखा जाए। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, उससे इसे बचा कर रखा जाए। उससे बचा कर रखना, कौन से क्षेत्र से, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से रखना जरूरी है। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के ये कांटेक्ट में आ जाता है, तो हो सकता है उपकरण सही तरह से कार्य ना करे। तो हमें इस उपकरण को किसी ऐसी चीज से ढकना होगा। ये एक ऐसी चीज से हम इस उपकरण को ढक देंगे जिस पर कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ना पड़े। किस चीज को ये ढक देंगे, ऐसी चीज से ढक देंगे जिस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अंदर ना जाए, है ना। मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय बल रेखाएं, इसमें बाहर ही रहें, इस बॉक्स के बाहर रहें। तो क्या होना चाहिए आपका सही आंसर, आपके ऑप्शन दिए गए हैं रबर, लोहे की सील्ड, कांच की सील्ड या पीतल की सील्ड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा रबड़। एक तो आप रबड़ को इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा एक और मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई ऐसा उपकरण हो ना जो कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, तो आप उसको लोहे के डिब्बे में भी रख सकते हो। किस में रख सकते हो, लोहे के डिब्बे में भी आप रख सकते हो। और ये कौन सी चीज है, ये है रबर। ठीक है, इसको आप लोहे के डिब्बे में भी रख दोगे, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी मेन विशेषता या ये होती है कि जो लोहा होता है ना, जो चुंबकीय रेखाएं लोहे की सतह पर ही होती हैं। लोहे की सतह से निकल जाती है, मतलब कि अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो अगर आप इसे लोहे से ढक दोगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, जो चुंबकीय रेखाएं, वो इस लोहे से होते हुए निकल जाएंगी, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी उपकरण सॉरी यदि किसी चुंबक को तीसरा ध्रुव हो, तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। देखो, हम आमतौर पर जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ और साउथ। अगर आप इन्हें बीच में से भी तोड़ दोगे, तो भी दो ही ध्रुव होंगे, साउथ नॉर्थ साउथ, इस तरह से दो ही होंगे। लेकिन उसने पूछा है कि एक तीसरा ध्रुव भी होता है, तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो तीसरा ध्रुव किसे बोल रहा है,
आपने ये एक चुंबक रखी जिसका नॉर्थ साउथ ये है, और आपने एक दूसरी चुंबक रखी नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में होता है आकर्षण। यहाँ पर क्या काम करेगा, आकर्षण। ठीक है, आकर्षण ने काम किया। तो ये आकर्षण क्या करेगा, ये वाला जो आकर्षण होता है, ये एक परिणामी ध्रुव को जनरेट कर देगा। समझ रहे हो, ये जो आकर्षण लग रहा है नॉर्थ और साउथ के बीच में, ये एक परिणामी ध्रुव को जनरेट कर देता है, और इसी को हम बोलने लगते हैं किस, कौन सा ध्रुव, थर्ड पोल। इसे ही हम बोलने लगते हैं थर्ड पोल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परिणामी ध्रुव। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि, आपका ऑप्शन है वे ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, नहीं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही। ऊनी कपड़े के माध्यम से किरणें शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, ऐसा बिल्कुल। देखो क्या होता है, जो ऊनी कपड़े होते हैं ना, मान लीजिए ये है ऊन, है ना। अब देखो ये होते हैं ऊन के रेशे, इस तरह से होते हैं, मान लीजिए रेशे। अब इन रेशों में क्या होता है, बीच में ये आ जाता है एक अणु यर का। ठीक है, यहाँ पर और भी ज्यादा ईयर के अणु आ जाते हैं। तो जो ऊन होता है, यहाँ पर अगर आप ऊन को लो इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बीच में यर भर जाती है, बीच में यर, बीच में यर भर जाती है। अब जब ये यर भर जाती है बीच में, और जो यर होती है, यर कैसी होती है, यर होती है ऊष्मा की कुचालक। समझे, यर होती है ऊष्मा की कुचालक। अब ऊष्मा की कुचालक होने की वजह से जो ऊष्मा है, हमारे शरीर की ऊष्मा है, वह बाहर नहीं जा पाती। यहाँ पर आपको लिखना है, जो ये हमारा शरीर है, इसकी ऊष्मा क्या करते हैं, बाहर नहीं जा पाती। क्यों, क्योंकि बीच में यर आ गई, यर आ गई। जो ऊनी कपड़े थे, इनके रेशे थे, इनके बीच में यर भरी हुई है। ठीक है ना। अब ये यर क्या करती है, ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, और ऊनी कपड़े में ही सिमट कर रह जाती है। ओके, तो सही आंसर क्या हो गया, ऊष्मा की कुचालक होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली के मंदिर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि जीएस के भी डल गए हैं गलती से, तो वो मैं देख लेते हैं आज। चलिए, आपसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली के मंदिर कहाँ स्थित हैं, मुस्लिम शैली के मंदिर, वाराणसी में, प्रयागराज में, या फिर मथुरा में, या फिर कानपुर में। सही आंसर आपको बताना है, आपका सही आंसर है सी। ठीक है ना। देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज ही है, मुस्लिम शैली के मंदिर अगर आपसे जीएस में पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मथुरा में है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश का शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ पर है, शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ पर है, आपको बताना है। सही आंसर है सहारनपुर। थर्ड आपसे पूछा गया है, बिल्वेश्वर नाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रसिद्ध बाबा ओघरनाथ का मंदिर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, ओघरनाथ। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, इसको आपको करना है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरठ। अगला क्वेश्चन, मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, आपके ऑप्शन है मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, वाराणसी। सही आंसर है मेरठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई करने में किया जाता है। ये क्वेश्चन हमने कल देखा था, कल बहुत ज्यादा डिटेल में देखा था। ठीक है ना, बस भाषा थोड़ी अलग थी। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, लेड, या जिंक, या पारा, या फिर तांबा। देखिए, इस इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोहे पर चढ़ाने की प्रक्रिया को, इसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग। अब गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, एनोड और कैथोड होता है ना। और ये क्या कहलाती, ये होती इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब विद्युत लेपन बोलते हैं हम इसे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब विद्युत लेपन के माध्यम से। एनोड का होता है जिंक, मतलब जिंक एनोड बनाया जाता है। कुल मिला के आपको यहाँ पर इस चीज को याद रखना है, जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है,
जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है उसे हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना है कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड कैसा होता है, कैथोड होता है नेगेटिव, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जस्ता। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्धचालक देखो, एक तरफ है अर्धचालक और एक है चालक और एक है कुचालक, ठीक है। यहाँ पर है टेम्परेचर, ठीक है। ये सब क्या है, इनके प्रतिरोध हैं। ओके। अब देखो, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और कुचालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह ऑलरेडी इतना हाई प्रतिरोध होता है कि थोड़े से टेम्परेचर ऊपर नीचे करने से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ओके। दूसरा, अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो, अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक का प्रतिरोध घट जाता है और कुचालक का प्रतिरोध सेम, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको याद रखना कि जो टेम्परेचर होता है वो चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है और अर्धचालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्धचालक की बात की जा रही है और गर्म किया जा रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा। आपके ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या उपयुक्त सभी। देखिए, प्रतिरोध की एक इक्वेशन होती है, आर समानुपाती रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो क्या होता है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, सॉरी। और आर क्या होता है, प्रतिरोध। एल होती है लंबाई और ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब कि एरिया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, लंबाई को वेरी किया है। विशिष्ट प्रतिरोध कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो आर समानुपाती एल। अब उन्होंने क्या किया है, एल को बढ़ाया तो आर भी कैसा होगा, बढ़ जाएगा। अगर उन्होंने लंबा किया जाए, मतलब लंबा किया, एल बढ़ाया, तो आर भी बढ़ जाएगा। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आपको इसका आंसर देना है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। देखिए, डायनेमो, डायनेमो में क्या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, डायनेमो मतलब होता है जनित्र। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा को बदल देते हैं इलेक्ट्रिक, मतलब कि विद्युत ऊर्जा में। परमाणु बम में क्या होता है, परमाणु बम में विखंडन, विखंडन को बदल देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक में, ठीक है। अब बिजली हीटर आता है आपके पास, बिजली हीटर में क्या होता है, बिजली हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे आप कन्वर्ट कर देते हो किस चीज में, हीट में, है ना, ऊष्मीय ऊर्जा में। अब आती है बैटरी, बैटरी में आप क्या करोगे, बैटरी में आप करते हो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दोगे किस चीज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या हो गया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, बैटरी बदलती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि तांबे के तार को दो गुना बढ़ा दिया जाए, तांबे का तार, इसे क्या किया, दो गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब फिर से आपको वही फॉर्मूला लगाना है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मतलब कि आर समानुपाती एल। अब उन्होंने क्या किया, तार को दो गुना कर दिया है, ठीक है ना। तो आप R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, पहले का R2 हमें निकालना है, लंबाई L और दुगनी कर दी है बाद की लंबाई, तो यहां से क्या आ जाएगा, R2 बराबर 2R, मतलब कि प्रतिरोध भी दुगना हो जाता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि जो ये वाली प्रोसेस है, इसको नहीं करना है, आप यहीं से करना, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है। उसने बोला है लंबाई को दुगना कर दिया, तो डायरेक्ट यहां पर आप लिखो दुगना कर दिया, मतलब कि 2R, ठीक है। ऐसे करना है, केवल लंबाई है, दुगना किया तो 2R। सही आंसर क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाता है। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए
प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश, जिसमें कि आप क्या करते हो? क्यू मतलब चार्ज को क्या करते हो? स्टोर कर सकते हो, उसे आप क्या कहते हो? आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए अब देखो, हम बारी बारी से इन सभी के उपयोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से आपसे आवेश का पूछा गया है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनसे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम संधारित्र की बात करते हैं, तो संधारित्र से जो क्वेश्चन बन सकता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संधारित्र से बन सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, संधारित्र में आपको एक चीज याद रखनी है। सबसे पहला, ये तो बिल्कुल सही है कि यह क्या करता है? आवेश को स्टोर कर लेता है ना? ये ठीक है। क्या लिखना है आपको? क्यू स्टोर कर सकता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जो ऊर्जा होती है, कौन सी? विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को भी स्टोर कर सकता है, मतलब संरक्षित कर सकता है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये फिल्टर में भी उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डीसी को रोकता है, समझ गए? और एसी को जाने देता है। ठीक है, ये दोनों, ये जो चीज है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी संधारित्र में एसी फ्लो करते हो, मतलब एसी करंट देते हो, तो वह उसे तो निकल जाने देगा। लेकिन अगर डीसी करंट देते हो, तो संधारित्र उसे पास नहीं होने देता अपने में से। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं प्रेरक। ठीक है, प्रेरक का क्या रोल है? देखिए, प्रेरक में भी कुछ चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहला आपको याद रखना है, जो ऊर्जा होती है उसे चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है। मतलब यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, उसे किस रूप में रखेगा? ये चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के रूप में रखता है। क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है इसमें कि जो संधारित्र था, वो क्या कर रहा था? डीसी को रोक रहा था। और ये क्या करता है? ये एसी को रोकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एसी को रोकता है और डीसी को जाने देता है। जाने देता है, देखो, जाने देता है और रोकता है का मतलब ये है कि एसी पर वर्क नहीं करता और डीसी पर वर्क करता है। सेम संधारित्र में कि डीसी पर वर्क करता है पर एसी पर संधारित्र वर्क नहीं करता। ये चीज है, ये आपको समझना है। ठीक है, ट्रांजिस्टर आपका तीसरा ऑप्शन है। ट्रांजिस्टर, देखो, ट्रांजिस्टर के बारे में आपको जो चीज जाननी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक एम्पलीफायर की तरह भी कार्य कर सकता है। एम्पलीफायर मतलब प्रवर्धक, है ना? एम्पलीफायर की तरह भी कार्य कर सकता है। दूसरा, ये रेगुलेटर की तरह भी कार्य करता है। जो रेगुलेटर होता है, पंखे वगैरह में होता है हमारे, उसकी तरह भी कार्य करता है, या स्विच। ठीक है ना? इस तरह से ये कार्य कर सकता है। अब देखिए, अब चौथा ऑप्शन जो आपका है, परिणामित्र। परिणामित्र मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? वोल्टेज को ये क्या करता है? हाई और लो, मतलब बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इस तरह का ये कार्य करता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 366। आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग में लाया जाता है? डीसी को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। अभी हमने बात की है। आपके ऑप्शन है धारिता, प्रतिरोध, डायोड या प्रेरकत्व। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धारिता, मतलब संधारित्र, है ना? याद रखना है आपको, संधारित्र होता है जो कि डीसी को ब्लॉक कर देता है, प्रतिरोध जाने देता है, डायोड ठीक है, प्रेरकत्व एसी को ब्लॉक ब्लॉक कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखना चाहिए? देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो चुंबकीय उपकरण है, अ, आज के ही लेक्चर में पढ़ा है कि चुंबकीय उपकरण हैं, उन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बचाने के लिए किस चीज से ढकना चाहिए? ठीक है, उसका आंसर एक लोहे का डिब्बा भी था और रबड़ भी था। उसी तरह से ये वाला, वहां पर हमने देखा था कि उपकरण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से रक्षा के लिए कर रहे हैं, नुकसान ना पहुंचे।
तो वही चीज है, टेप रिकॉर्डर को ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास आप रखोगे तो नुकसान पहुंच सकता है, वहां पर आपको नहीं रखना है। क्या टेप रिकॉर्डर को घड़ी के पास रखने से कोई नुकसान पहुंचेगा? नहीं। बिजली के स्विच बोर्ड के पास रखने से कोई नुकसान पहुंचेगा? हम तो रखते ही हैं, चार्ज भी करते हैं ना। तो नहीं। अब रेडियो की बात आती है, क्या रेडियो करते हैं? नहीं। तो क्या होता है? चुंबक। क्यों होता है? क्योंकि जो टेप रिकॉर्डर होता है हमारा, वो चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ये जो टेप रिकॉर्डर है, इसका क्या होता है? इसका होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसलिए हम इसे चुंबक के पास नहीं रखेंगे, किसी भी तरह का कोई चुंबकीय क्षेत्र इसके पास नहीं आने देंगे, जितना कोशिश हो सके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? इसका आपको यूनिट बताना है, मीटर पर एम्पियर, मीटर पर वोल्ट, वोल्ट पर धारा, या फिर एम्पियर पर मीटर। देखो, सबसे पहली बात तो आपको तीव्रता पता होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक चुंबक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। ये गई चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली चुंबकीय बल रेखा इस तरफ गई। ठीक है, ये है सेम चीज। इसी तरह से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो जाती हैं, इस तरह से निकलती हैं। ठीक है, ये चीज इस तरह से निकलती है। अब मान लीजिए, और इन सब की दिशा कैसी होती? चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती। अब मान लीजिए कोई एक बिंदु है ना, ये यहाँ पर ये बिंदु है। अब इस पॉइंट पर, बिंदु पी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र अनुभव किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस पॉइंट पर, बिंदु पी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र अनुभव कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक है इसका पूरा चुंबकीय क्षेत्र, इतना बड़ा है चुंबकीय क्षेत्र। तो बिंदु पी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र अनुभव कर रहे हो, वो होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सेम अगर यहाँ पर हम इसे बिंदु P1 माने और यहाँ पर बिंदु P2 माने, तो P2 पर कितनी तीव्रता अनुभव कर रहे हो, वह होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम एक तीसरा पॉइंट मान लेते हैं P3, ये कितना अनुभव कर रहा है? तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितना कि P3 अनुभव कर रहा है, तो P1 P2 P3 अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसे आप रिप्रेजेंट करोगे, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन अपॉन एल। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर एन क्या होती है? एन होता है टर्न। एल क्या होता है? एल क्या होता है? एल होता है लंबाई, मतलब लेंथ। और आई क्या होती है? आई होती है करंट। ठीक है, तो अब यहां से, और म्यू क्या होती है? म्यू होती है चुंबकशीलता। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चुंबकशीलता। ठीक है, म्यू को। तो अगर आप देखो, म्यू कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, मतलब कोई इकाई इनकी होती नहीं है। तो जो बी की है, बी की यूनिट डिपेंड करेगी आई और एल पर। तो आई अपॉन एल, आई अपॉन एल का मतलब, आई का मात्रक होता है एम्पियर, और एल मतलब लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो एम्पियर प्रति मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ओके, 368 का आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 369, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को फोटो सेल में, फोटो सेल रासायनिक ऊर्जा में, क्या प्रकाश सेल में, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में आप परिवर्तित करते हैं? नहीं। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हो? नहीं। ऊष्मीय ऊर्जा? नहीं। विद्युत ऊर्जा। देखो, सेल है, सेल से आप क्या लोगे? विद्युत ही लोगे। सेल है मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करोगे सेल से। तो आपने फोटो सेल का उपयोग किया, फोटो मतलब प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ट्रांजिस्टर के समविरचन में किस वस्तु का प्रयोग किया गया? समविरचन मतलब बनाने में, है ना, कंफ्यूज मत होना। ट्रांजिस्टर को बनाने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है। देखो, पहली बात तो आपको याद रखना है, जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक होती है अर्धचालक युक्ति। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक
युक्ति है, ये चीज आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। अब अर्धचालक युक्ति है, मतलब इसमें आप क्या उपयोग करोगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम, मतलब अर्धचालक पदार्थ ही उपयोग करोगे। तो ऑप्शन में क्या तांबा अर्धचालक पदार्थ है? नहीं है, ये एक धातु है। एल्यूमिनियम नहीं, रजत नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है? किस चीज से अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, आपसे पूछा गया है। अवरक्त किरणों के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, परावैंगनी किरणों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तंतु प्रकार, तंतु प्रकार का मतलब क्या हो गया? ट्यूबलाइट। ठीक है, तंतु प्रकार मतलब ट्यूबलाइट। अवरक्त किरणें क्या होती हैं? नहीं, ट्यूबलाइट से यूवी निकलती, यूवी निकलती है, लेकिन इसे क्या कर दिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अवशोषित कर लिया जाता है किससे? ट्यूबलाइट के अंदर फास्फेट की परत होती है, फास्फेट की परत। तो फास्फेट की ये परत क्या करती है? यूवी रेस को अवशोषित कर लेती है। ओके, अगला आंसर, अगला क्वेश्चन ये नहीं होता, अवरक्त किरणें नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? विद्युत ऊष्मा के रूप में, याद रखना है आप। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 372। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धारा का प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, होल्स या आयन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, छिद्र किस में होते हैं? अर्धचालक में। अर्धचालक। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? मेटल में, है ना, याद रखना है। और आयंस किस में होते हैं? आयंस होते हैं विद्युत, किस में होते हैं? आयन होते हैं विद्युत अपघट्य में, है ना, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, धारा प्रवाह के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि आयन किस में उत्तरदायी होते हैं, तो विद्युत अपघट्य में आयन उत्तरदायी होते हैं धारा प्रवाह के लिए। और अर्धचालक में छिद्र और इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। प्रोटॉन किसी में भी उत्तरदायी नहीं होते धारा के चालन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब की आपसे बात की जाए, बिजली का बल्ब क्या भरा हुआ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बिल्कुल नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन नहीं, आर्गन, बिल्कुल आर्गन होती है। देखो, नाइट्रोजन